हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने बाकी के 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाके देख लो, ताकि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक। हेडिंग डालेंगे बच्चा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखते हैं इस टॉपिक में है क्या आखिर। बहुत से बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक में। अच्छा, कल इस टॉपिक का हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है नॉर्मली बेटा वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है F/S, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट में हम क्या देते हैं, फोर्स देते हैं, फोर्स देने से वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब वहां पे वर्क डन होता है। इसके भी हमने 3 केसेस देखे थे। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, वर्क डन 0 कब होगा और वर्क डन नेगेटिव कब होगा। 3 केसेस देखे थे। ठीक है, अब कहोगे सर वो 3 केसेस कहाँ है? वो 3 केसेस है बच्चा वर्क डन लेक्चर नंबर 2, ठीक, बाई मिगी क्लासेस डाल देना या डाल देना हिमांशु सर, बाई हिमांशु सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिगी क्लासेस करके सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। तो ये 3 केसेस पढ़े थे, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा। डिटेल में टॉपिक एक्सप्लेन किया है, लगभग 41 मिनट्स की वीडियो है, प्लीज जाके देख लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो यहां से ये वाली वीडियो है, देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो बात करते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ अपनी तरफ उसको खींचता है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मान लो कोई एक पॉइंट है ए। अच्छा, फ्री फॉल की कंडीशन सबसे पहले देखते हैं। केस फर्स्ट डालो बच्चा। कंडीशन ऑफ फ्री फॉल मतलब व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कुछ भी लिख दो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कैविटी नहीं बच्चों, ग्रेविटी। चलो समझाते हैं कैसे। मान लो बेटा, ठीक है, इस h हाइट पे एक बॉल रखी थी। सडनली ये क्या होती है, ग्राउंड पे फॉल होना स्टार्ट कर देती है। ये ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड। तो जाहिर सी बात है बच्चों, देखो ऐसे कोई बॉल थी, ठीक है, यहां से ऐसे गई टक नीचे। मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया? नहीं दिया। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? या तो मैं बॉल में इनिशियल वेलोसिटी दूं, ठीक है, मतलब बॉल में कुछ ना कुछ फोर्स दूं तब तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन मैंने बॉल में कोई फोर्स नहीं दिया। ऐसे बॉल थी, मैंने यहां से ड्रॉप किया इसको, ठीक है, ड्रॉप किया। ड्रॉप करने पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, तो ड्रॉप करने के टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इस वाले पॉइंट पे, ए वाली पॉइंट पे, ठीक है, नीचे मान लो बी पॉइंट है, ये वाला बॉल यहाँ पे आ गई, ठीक है, इसका मास m है, मास तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, इसकी हाइट कितनी है? h। ठीक है, ग्राउंड से लेके जो बॉडी की हाइट है, ठीक है, वो कितनी है? h हाइट पे है। ठीक है, समझ में आ गया? ए पॉइंट से बॉडी क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है। ध्यान से देखना बच्चा। अब इसका जो एसेलरेशन है, जो एसेलरेशन इज, लिख दें पूरा, एसेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। बच्चा है या नहीं है? ध्यान से देखो, दिख रहा है ना सभी को? जो ए है बच्चा वो कैसा है? डाउनवर्ड है। इतना समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन। लेकिन बेटा फोर्स लग तो रहा है, लेकिन कैसा है? डाउनवर्ड फोर्स है या नहीं है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। समझ में आ गया? किस पे? ऑब्जेक्ट पे।
तो F बराबर ma हो गया, लेकिन जो a है बेटा वो कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो एसेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a को हम क्या बोल देंगे, g बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एसेलरेशन है वो कैसा है, ग्रेविटी के अलोंग है, तो इसको बोल देंगे एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई बात समझ में, कोई तकलीफ? तो यहां पे हम रख दें F बराबर m इंटू जी। एसेलरेशन है कैसा, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड है तो मतलब उसको खींच कौन रहा है, अर्थ खींच रही। तो a बराबर क्या हो गया, g। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर m इंटू जी। ठीक, समझ में आ गया। अब बेटा S जो है अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन करता, जमीन पे चलता, अगर बॉल को मैं ऐसे जमीन पे फेंकता, लुढ़का देता, तो जो S है तो डिस्प्लेसमेंट करता, लेकिन वही जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हमने हाइट के वर्टिकल फॉर्म में क्या किया, फेंक दिया। समझ में आया, नहीं आया? देखो ऐसे देखो, हमने बॉल को ऐसे मान लो जमीन पे रोल डाउन किया। ठीक है, अब बच्चों जमीन पे रोल डाउन करने का मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक, वही डिस्प्लेसमेंट अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड करें तो, ठीक है, तो वो एस जो है बेटा क्या बन जाता है, एच बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक, अब बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू एस। फोर्स कितना है बेटा, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच। तो नया फॉर्मूला आ गया, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी एच। कल ही आपको बताया था, एम फॉर मेरी, जी फॉर गर्लफ्रेंड, एच फॉर है, डब्ल्यू बराबर मेरी गर्लफ्रेंड है। नालायको ये मत लिख के आ जाना। एम फॉर मास, जी फॉर एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच फॉर हाइट। और जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, कोई तकलीफ? तो ए जी के ही तो बराबर है, समझ में आ गया। ठीक, इसीलिए एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम दिया। ये पहली कंडीशन थी कि जब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कोई एच हाइट से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, इस वाले केस में जो, ध्यान से ये नोट डाल के लिखना, नोट डाल के पॉइंट लिखना। पर बच्चों देखो, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है इस वाले में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। देखो बेटा, मैंने बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, ध्यान से देखना, टक, ग्रेविटी उसे कहां खींच रही है, नीचे अपनी तरफ। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? देखो मैंने बॉल को ऐसे छोड़ दिया, टक, बॉल कहां जा रही है, नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है। ग्रेविटी खींच रही है मतलब फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इस वाले केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंडर ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो मतलब जो एस है वो किसकी तरफ है, एम जी की तरफ। एम जी क्या है, डाउनवर्ड फोर्स। अब बच्चा जिस तरफ, देखो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो यहां पे जो जी की वैल्यू है बच्चा कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। आई बात समझ में? ठीक, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में हमेशा जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक, समझ में आ गया? अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हमेशा एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में? नोट करो फटाफट, इतना नोट करो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी नोट करो, फटाक से नोट करो। हो गया, रब कर दिया जाए। केस फर्स्ट समझ में आ गया। अब इसी में केस दूसरा रहेगा। केस 2 तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना।
अभी ये वाले केस आगे समझाएंगे, जब कोई बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे आने पे क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ रही है। यू ऊपर 0 था, लेकिन नीचे जैसे जैसे बॉल आ रही है ग्रेविटी उसे खींच रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो v की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तभी तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लेकिन कौन सा, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आया? ठीक है। अब बच्चों केस सेकंड इसमें क्या था, केस सेकंड क्या था, अभी हमने क्या लिखा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन द opposite to the, ऐसे लिखो बेटा, when an object is thrown vertically upward against force of gravity, ठीक है, या एसेलेशन टू ग्रेविटी लिख लो। ध्यान से देखो बच्चा, ये कोई ग्राउंड था, ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ग्राउंड है। हमने यहां से कोई एक बॉल को ऊपर फेंका, कहां फेंका, एच हाइट तक। मान लो ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था, बी पॉइंट तक गया। अब बच्चों जाहिर सी बात है, देखो ग्राउंड पे बॉल था, ठीक है, हम जमीन पे खड़े थे, हमने बॉल को एकदम फेंका, तो जाहिर सी बात है बॉल को फेंकने का मतलब है हमने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स दिया। भाई इसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे तभी तो ये अपोजिट टू द ग्रेविटी एक्ट करेगा। भाई इसमें जब एक्सटर्नल फोर्स देंगे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, भाई ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो अपोजिट टू द ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। हम फोर्स अप्लाइड की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, बात आ रही समझ में। देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बॉल को मैंने फेंका ऊपर, तो बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे कहां खींचेगी, अपनी तरफ। ऐसे समझो कि बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस बॉल पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, ठीक, करेगा या नहीं करेगा, वो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन हम जब उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने दिया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये कुछ ना कुछ हाइट गेन करेगा, मतलब कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगा, फिर उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, और एट मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे डाउन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ए पॉइंट पे यहाँ पे यू कुछ ना कुछ होगा, मीटर पर सेकंड लिख लो, ठीक है, ये क्या होगी, हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इसमें क्या दिया, इनिशियल फोर्स दिया। क्या दिया बच्चा, इनिशियल फोर्स। इस वाले पॉइंट पे बेटा बी क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। देखो सिंपल सी बात है भाई, जितना हम फोर्स देंगे ऑब्जेक्ट उतनी ही तो हाइट गेन करेगा। समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं आया? तो यहाँ पे बेटा जो जी होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपने तरफ खींच रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। समझ में आया? कोई तकलीफ? ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। सीधा सा कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड हो तो ग्रेविटी उसे कहाँ खींचेगी, नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन है ऊपर की तरफ, तो वहां पे जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर, अभी मैंने बताया था, -mgh हो जाएगा। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जी नेगेटिव लेंगे, तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहां पे वर्क डन भी पॉजिटिव होगा और जी की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? नोट करो फटाफट।
नोट कर लिया? एक मिनट रुकना बच्चों। तो एक और चीज़ आपको समझाते हैं, यूनिट ऑफ बॉकडन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लो, यूनिट ऑफ बॉकडन। आपको मैंने लेक्चर 1 में ही कंप्लीट किया था, लेकिन थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। बच्चों बॉकडन की यूनिट क्या होती है? W बराबर आपको पता है F/S होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो बॉकडन की क्या आ गई बेटा? न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसी को हम दूसरे नाम से और जानते हैं, जूल। किस नाम से जानते हैं? जूल। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट क्या होती है? जूल। समझ में आ गया? अब मैं बच्चों पूछूं आपसे कि 1 जूल होता कितना है? आपसे पूछूं कि 1 जूल कितना होता है बेटा, तो आप सीधा सा कहोगे, ऐसे लिख लो। देखो ध्यान से देखो, बॉकडन की जगह क्या रख दो? 1 जूल। फोर्स की जगह रख दो 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह रख दो 1 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो 1 जूल ऑफ बॉकडन क्या होगा बेटा? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। क्या बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक, फिर से रिपीट करते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces the body through the distance 1 meter is said to be 1 joule। याद हो गया? लिखा दें, 1 joule is said to be done when a force of 1 Newton displaces the object या body, कुछ भी लिख दो, through a distance of 1 मीटर। समझ में आ गया? ये हो गया 1 जूल। अब सबसे बड़ी चीज एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि सर बिगर यूनिट ऑफ बॉकडन क्या होती है? बिगर यूनिट ऑफ बॉकडन, तो सबसे पहली बड़ी यूनिट होती है बच्चा किलो जूल, 1 किलो जूल। ठीक है, जो होता है 10⁻³ जूल के बराबर। फिर सेकंड बड़ी यूनिट होती है मेगा जूल। मेगा जूल होता है 10⁻6 जूल। फिर थर्ड बड़ी यूनिट होती है गीगा जूल। ठीक है, जो होती है 10⁻9 जूल। समझ में आ गया? तो ये तो लार्जर यूनिट हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि CGS यूनिट ऑफ बॉकडन कितना होगा? CGS यूनिट ऑफ बॉकडन कितना होगा बच्चों? होता है बच्चा अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो बच्चों 1 अर्ग किसके बराबर होता है? 1 अर्ग बराबर होता है बच्चों 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इतना नोट करो फटाफट। बिगर यूनिट क्या होगी? किलो जूल, मेगा जूल और गीगा जूल। 1 किलो जूल होता है 10⁻³ जूल, मेगा जूल होता है 10⁻6 जूल और 1 गीगा जूल होता है 10⁻9 जूल। इतना नोट करो फटाफट, नोट करो। नोट हो गया? ठीक है। अब बच्चों हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन क्या होगा बच्चों? अभी मैंने बताया था 1 जूल किसके बराबर था? W बराबर क्या था? F/S। तो बॉकडन की जगह क्या रखेंगे? 1 जूल। F की जगह 1 न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा? 1 मीटर। समझ में आ गया? अब बच्चों आपको पता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन। और 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चा 1 जूल किसके बराबर होगा? ध्यान से देखना बेटा, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो 10⁻7
डाइन सेंटीमीटर हो गया, और डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं बच्चों 10⁻⁷ अर्ग। आई बात समझ में? ये है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। बच्चों एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, HW लिख लो, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ध्यान से बताना, ठीक है, होमवर्क में है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ठीक है, तो उसका बगडन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। बगडन निकालना है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। पहला पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी 0 और डी चेंजेस विद द डायरेक्शन। समझ में आ गया? बताना विथ प्रॉपर आंसर बताना है, और ये भी बताना है इसमें थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है। होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, जो भी बच्चा अपना नाम लिख देना, मैं नाम आपका यहाँ पे बताऊंगा आपका, ठीक है। और उसको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।